हमें सौभाग्य है कि ये जो बैनर आप पीछे देख रहे हैं, इस मुहिम की शुरुआत आदरणीय डीपी चंद्रा साहब की मार्गदर्शन में 2023 में शुरू हुई और उन्हीं के बुलावे पे हम आज यहाँ पहुँचे हैं। मैं अभी आदरणीय श्री श्रीधर चंद्र जी का चित्र देख रहा था कि आपके चंबा में ये जो शुरुआत हुई है संगठित करने की, शिक्षित करने की, ये 1955 में शुरू हो गई, आज से 70 वर्षों पहले। तो ये चंबा की धरती में एक पहली शुरुआत हुई होगी। हिमाचल में बहुत कम जिले हैं ऐसे जहां इस तरह के संगठनों की शुरुआत हुई। तो आपके जिले में शुरुआत हुई। कुछ चिंताएं हैं, इनको भी पाटने की जरूरत है, परंतु आप लोगों को बहुत बहुत आज के इस आयोजन के लिए बधाई कि आप लोगों ने जो मेरे से पूर्व अधिवक्ता महोदय ने बात करी कि ये जो समाज है, इस भारतीय समाज में एक करुणा, समता और न्याय के लिए एक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है, जो कई पूर्व वर्ष पहले चीन में उसकी शुरुआत माओ ने करी थी कि इस देश में सांस्कृतिक बदलाव होना चाहिए। जब सांस्कृतिक बदलाव होगा तभी सामाजिक आर्थिक बदलाव हो पाएंगे। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक गुलामी है और इस राज्य में खासकर जो हिमाचल का जो परिवेश है, जो तथाकथित जो देवभूमि है, यहाँ तो बहुत जरूरी है कि इस तरह का जो बदलाव है, सांस्कृतिक बदलाव, वो बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने आज बाबा साहब के स्टैच्यू का अनावरण किया माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से, और हमारे बीच में आदरणीय कोहली साहब हैं जो राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और इस मुहिम से बहुत से हमारे आदरणीय साथी हैं। आदरणीय सूर्या साहब, यहाँ एक मीडिया के साथी हैं, अश्विनी साहिल जी, रमेश जी, और शाह साहब चले गए। जब हमने हिमाचल प्रदेश में 2007 में शुरुआत करी तो के एल शाह जी हमारे फाउंडिंग लोग थे, संस्थापक थे इस मुहिम के कि हिमाचल में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए एक मुहिम चलनी चाहिए। तो के.एल. शाह जी और आदरणीय टी.आर. हितैषी जी, मैं उनका हाल पूछ रहा था। तो 2007 में कुछ लोग पालमपुर में इकट्ठे हुए, एक शुरुआत हुई। तो मैं इस पृष्ठभूमि में ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज हम मुद्दे पे आते हैं। जैसे माननीय जिलाधीश महोदय ने कहा कि जो शिक्षा है, जो शिक्षा का फैलाव जितना होगा, हमारा समाज शिक्षित होगा, जागरूक होगा और वो संगठित होकर के अपने बदलाव के लिए, आर्थिक बदलाव के लिए, सामाजिक बदलाव के लिए काम करेगा। तो जैसा उन्होंने जिक्र किया कि हम पीछे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम ये मान रहे हैं कि बाबा साहब ने भी जो संवैधानिक प्रावधान किए कि उन्होंने आर्टिकल 17 में जैसे जिक्र किया कि वो छुआछूत की समाप्ति कर दी संविधान में, परंतु वो आज भी जारी है। और वो छोटी, हमारे बहुत से साथी बोलते हैं कि ये सामाजिक कुरीति है, भेदभाव है। साथियों, ये एक क्रिमिनल प्रैक्टिसेस है, ये आपराधिक प्रवृत्ति है कि आप किसी को घर छूने पे जो है गौशाला में बंद करते हैं, फाइन लेते हैं, किसी को देवताओं के नाम पे बैल बना देते हैं, फूल फेंकते हैं, अगर वो फूल अनुसूचित जाति के हाथ में आ जाता है तो उसको दंडित करते हैं। तो ये पूरा क्रिमिनल माइंडसेट है। तो इसकी मुक्ति का रास्ता तो यही है जो मेरे से पूर्व अधिवक्ता महोदय ने कहा, वो है। और दूसरा जो प्रावधान है कि जो संविधान में प्रावधान किया गया, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, आर्टिकल 46 में कहा गया कि जो समाज पीछे रह गया है शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से, उसको आगे लाना है। तो आर्टिकल 46 में वो प्रोविजन कर दिए गए कि राज्य और केंद्र सरकारों को ऐसी योजनाएं, कार्यक्रम, कानून बनाने पड़ेंगे जिससे अनुसूचित जाति जनजाति का समाज शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से बराबर पहुंचे, दूसरे समाज के बराबर आए। तो वो प्रोविजन जो है वो धीरे धीरे चलते 1980 में एक योजना हमारे नाम पे बनी, अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना की शुरुआत हुई।
उसके कुछ उद्देश्य थे। उन उद्देश्यों में मुख्य उद्देश्य यही था कि ये इसका सिद्धांत ये रहेगा कि जितना भी आबादी है अनुसूचित जाति जनजाति की, उसकी आबादी के अनुपात में पैसे का आवंटन होगा। और दूसरा जो उसका सिद्धांत था कि ये पैसा उस समाज के शैक्षणिक और आर्थिक विकास में खर्च होगा, ये पैसा डाइवर्ट नहीं होगा और ये पैसा लैप्स नहीं होगा। जो हमारे बहुत से प्रतिनिधि सरकारी अधिकारी हैं कि 31 मार्च को पैसा लैप्स हो जाता है, तो इसमें ये भी प्रिंसिपल अपनाया गया कि अगर ये पैसा 31 मार्च तक बच जाता है तो इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, आगे खर्च किया जा सकता है। तो उस तरह से वो योजना की शुरुआत हुई। परंतु 20 सालों के बाद 2001 में जो हमारा मंत्रालय, जो नोडल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, सामाजिक अधिकारिता जो मंत्रालय है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, उसके साथ मिलकर के कुछ संगठनों ने अध्ययन किया कि जिस उद्देश्य के लिए ये योजना बनाई गई है, अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना, वो उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इस पे कुछ पैरवी करने की जरूरत है। तो वो प्रक्रिया जो है वो 2000 से लेकर के 2012 में कुछ तय हुआ कि क्या जब तक इस पे कानून नहीं बनेगा, जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून है, तब तक ये हालत नहीं सुधरने वाली है हमारी। तो 12 में राष्ट्रीय स्तर पे एक गठबंधन बना, हम भी उसका हिस्सा रहे और एक डिमांड की गई केंद्र सरकार से कि जिस तरह से इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून है, उसी तर्ज पर जो है पूरे देश के लिए अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बनाया जाए, ताकि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो पैसा आवंटित किया जाता है आर्टिकल 46 के प्रोविजन के आधार पे, वो उस समाज के शैक्षणिक और आर्थिक विकास पे खर्च हो, वो पैसा डाइवर्ट ना हो और वो पैसा लैप्स ना हो, ताकि हम लोगों का विकास हो पाए। तो वो अभियान चला और 14 में कहीं ना कहीं वो सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आ गई। फिर वो मुहिम जो है कुछ राज्यों में केंद्रित हुई और 14 से कुछ राज्यों में वो संघर्ष चला और 17 में पहला कानून बना संयुक्त आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और आंध्रा में। उसके बाद 18 में कर्नाटक में कानून बन गया, 24 में तमिलनाडु में कानून बन गया और 22 में राजस्थान में भी कानून बन गया है। परंतु जो बेहतर जो कानून बना, जहां हमने विजिट भी किया, हम पिछले 2 साल से जा रहे हैं तेलंगाना, तो वहां की जो स्थिति बदली है हमारे समाज की, कि शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से जो स्थितियां बदली हैं उस राज्य में, वो एक उदाहरण है। ठीक है, कोई कानून आता है, कोई स्कीम आती है, उसका तुलनात्मक उसका प्रभाव होता है, लाभ होते हैं, परंतु वो बेहतर है और राज्यों की तुलना में तेलंगाना का। तो उस राज्य में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हुआ, रेजिडेंशियल स्कूल है, मैं और विजय जी कुछ स्कूलों में गए, उनको नाम दिया गया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस रेजिडेंशियल स्कूल। वो बच्चियों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग स्कूल है। उसमें 85% बच्चे जो हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के होते हैं और 15% जो हैं दूसरे वर्गों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। दूसरा काम, वहां रेजिडेंशियल कॉलेज बने हैं, लड़कियों के लिए अलग कॉलेज हैं और लड़कों के लिए अलग कॉलेज हैं। और स्कॉलरशिप का प्रोविजन जो पूरे देश में है, प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, परंतु हमारे हिमाचल में तो 2018 के बाद स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। एक बड़ा घोटाला हुआ है, 2018 में 250 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और अभी तक उसकी इंक्वायरी चल रही है। तो वो स्कॉलरशिप बहुत कम मिल पा रही है हमारे बच्चों को। परंतु उन राज्यों में वो स्कॉलरशिप प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप है, और एक आप लोगों को जानकारी होगी, एक स्कॉलरशिप है, उसको बोलते हैं नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। वो हमारा बच्चा अगर बाहर के जो विदेश के जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें अगर एडमिशन हो जाती है तो मास्टर के लिए वो स्कॉलरशिप 1 करोड़ मिलती है और पीएचडी के लिए 2 करोड़ मिलती है। परंतु उसका भी वैसा ही कंपटीशन है कि वो जैसा हमारा यूपीएससी का जो स्क्रीनिंग है, उसी तरह से स्क्रीनिंग होती है। वो पूरे देश में 125 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आज की डेट में हमारे देश में 20 करोड़ के लगभग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की आबादी होगी तो 125 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और पिछले 2 साल से वो घट करके 70 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है।
तो ये स्थिति है। परंतु उन राज्यों में वो स्कॉलरशिप का प्रोविजंस भी किया है। तेलंगाना ने अपने स्टेट से भी बच्चे जाते हैं, महाराष्ट्र से भी कुछ बच्चे जाते हैं, अधिकतर बच्चे महाराष्ट्र से जाते हैं। इसके साथ दूसरे जो कोचिंग का सिस्टम किया कि हमारे मैं देख रहा था कि यहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शुरू किया है। चंद्रा साहब ने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन शुरू किया है अपने माता पिता जी के नाम पे। तो यहाँ भी इन्होंने लाइब्रेरी और कोचिंग का कुछ सिस्टम शुरू किया है, कुछ व्यवस्था शुरू की है बच्चों के लिए। तो इसी तरह से सरकार ने उन राज्यों में कोचिंग का व्यवस्था शुरू की है कि हायर एजुकेशन के लिए और जो दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था फ्री की है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चों के लिए। स्किलिंग के लिए कई इंस्टीट्यूशन खोले हैं और वो उसके साथ साथ दूसरा जो बड़ा काम हुआ है वहां वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप का हुआ है। आज हिमाचल में देखते हैं चंबा की स्थिति क्या होगी आपको मालूम होगा, पर बहुत से शहरों में हम देखते हैं हमारे बच्चे दूसरों की दुकानों में काम करते हैं, है ना, हमारी महिलाएं दूसरों के घरों में काम करती हैं। परंतु उन राज्यों में दलित बंधु के नाम से एक योजना शुरू की, वो 10 लाख से लेकर के 2.5 करोड़ तक की स्टार्टअप की स्कीम शुरू की है उस राज्य ने। और जो 10 लाख की स्कीम है वो ग्रांट है, वो लोन नहीं है। तो हम उन जो बेनिफिशियरीज थे उनके साथ मिलकर के आए। इसके साथ साथ जो तीसरा जो महत्वपूर्ण काम हुआ है लैंड का हुआ है। अभी आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के बार बार फैसले आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ रहे हैं कि जो सरकारी भूमि पे बसा हुआ परिवार है उसको बेदखल किया जाएगा। कई लोगों को बेदखल भी किया गया। तो बहुत से आवासहीन और भूमिहीन परिवार हैं। हमने जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना थी 2011 की, उसका अध्ययन किया कि 1,27,000 परिवार जो है भूमिहीन है हिमाचल प्रदेश में। और उसमें अधिकतर जो है वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, बंगाली समुदाय के लोग हैं, बर्ड कम्युनिटी के लोग हैं। इस तरह से अनुसूचित जाति के लोग भी भूमिहीन हैं। तो उन भूमिहीनों के लिए तेलंगाना में 3.5 एकड़ जमीन देने का प्रोविजन कर दिया उन्होंने। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण काम हुए, जिनको जमीन दी उनका हमने विजिट किया, ज्वाइंट पट्टा दिया महिला और पुरुष के नाम पे, और उसके बाद वहां इरिगेशन की फैसिलिटी भी वो लोग दे रहे हैं। तो ये जो 3 काम हुए हैं महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, और जो लैंडलेस लोग हैं उनको जो बेनिफिट हुए, उसी तर्ज पे हम लोगों ने भी हिमाचल में आदरणीय चंद्रा साहब और जो आदरणीय साथी हैं उनके मार्गदर्शन में ये कैंपेन शुरू किया है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी आबादी आज की डेट में 33% के लगभग हमारी आबादी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। तो 100 में से 33 रुपए हमारे हैं। परंतु इस पर्चे को जब ये बेटियां बांट रही थी, एक बेटी थोड़ा फोल्ड कर रही थी, मैंने इसको कहा कि इस पर्चे का कॉस्ट जो है 1 रुपया 30 पैसे है। इसका बच्चे जहाज ना बना लें, इसको फोल्ड करके कहीं कचरे में ना चला जाए। तो ये जनता का पैसा है, सबसे पैसा इकट्ठा किया है और इस पर्चे को छापा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पर्चे में लास्ट का देखेंगे 0.4% रह गया है हमारा पैसा। तो ये जो पैसा अगर 0.4% रह गया है, जो हमें उस हिसाब से 3200 करोड़ के लगभग मिलना चाहिए था, वो अगर 185 करोड़ रुपया रह गया है तो वो चिंता की बात है, वो बहुत चिंता की बात है। तो हम यही आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस मुहिम के साथ लोगों को जोड़ें। जो तमाम जो साथी कह रहे थे कि समाज को जोड़ना है, संगठित करना है, वो कैसे करेंगे हम? उसका तरीका यही है कि उनकी जो बदहाली है उस बदहाली के साथ उनको संगठित करना पड़ेगा कि अगर हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का सुविधा नहीं है, क्योंकि बहुत सी आप भी देख रहे हैं सरकारी रोजगार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कोई 2.5% सरकारी नौकरियां रह गई हैं और कॉरपोरेट में हम कंपीट नहीं कर सकते अगर हमारी अच्छी शिक्षा नहीं है। वहां भी कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अगर हम कैपेबल नहीं हैं तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ये जो अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना का पैसा है, हम देखते हैं कई प्लेग्राउंड बन गए। आप भी अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो कई इस तरह के संपत्तियां चल संपत्तियां बन गई हैं और दूसरी जगह डाइवर्ट करके हमारा पैसा उन स्कीमों में लगाया जा रहा है। हमारे बीच में आदरणीय प्रमोद शाह जो हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर के, पिछले दिनों हम
साहू में इनसे मिले भी, बातचीत भी की कि भाई इस तरह का जो पैसा डाइवर्ट हो रहा है वो कई स्कीमों में डाइवर्ट हो रहा है। अब इनके डिपार्टमेंट में पैसा आ जाएगा, परंतु हॉर्टिकल्चर में जो बेनिफिट होंगे पूरे समाज को होंगे, वो हमारे समाज को नहीं होंगे। तो इस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तो ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो डाइवर्जन हो रहा है और हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है, तो ये लड़ाई पिछले 2.5-3 साल से चल रही है। हम लोग 3 बार मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने 1-2 बार तो इग्नोर किया। पहली बार उन्होंने सुन लिया था क्योंकि दिल्ली के कुछ प्रतिनिधि थे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर के राजू, उनके साथ मिले, जो राज्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक जो उनका एक विभाग है, उनके माध्यम से मिले तो थोड़ी सी बात सुनी और उन्होंने कहा कि ठीक है। पहले तो उन्होंने थोड़ा आनाकानी करी कि भी ये कहीं हम दूसरे समाज को भी देखना पड़ेगा। हमने कहा सर ये तो आर्टिकल 46 का प्रोविजन है और हम अपना हिस्सा ही मांग रहे हैं, 100 रुपए में से 33 पैसे ही मांग रहे हैं, 33 रुपए ही मांग रहे हैं, हम अपना किसी का हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा, एक विधायक थे हमारे साथ सुरेश कुमार जी जो भोरंज के विधायक हैं, कि उनको कहा कि आप एक ड्राफ्ट बना करके दें। तो हमने उनको 24 में जो है 14 मार्च को एक ड्राफ्ट बना करके राज्य सरकार को दे दिया, ड्राफ्ट बिल। इस मुहिम में एक हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी हैं चंडीगढ़ में, उन्होंने मदद की इस ड्राफ्ट को बनाने में। तमाम जो राज्यों के एक्ट बने हुए थे उससे अच्छे जो पॉइंट्स थे उनको लिया और वो ड्राफ्ट, अच्छा एक ड्राफ्ट बिल बना करके राज्य सरकार को दिया। हमने 19 दिसंबर को पिछले वर्ष धरना भी दिया धर्मशाला में विधानसभा के सत्र के दौरान, और अभी 28 अगस्त को शिमला में भी रैली निकाली। हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहते थे परंतु वो नहीं मिल पाए। उसके बाद हम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री से मिले, थोड़ी सी एक शुरुआत हुई। दूसरे दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी बुलाया गया मंत्री महोदय ने और एक मीटिंग हुई। मैं और चंद्रा साहब वहां थे, उनको ब्रीफ किया और रिक्वेस्ट की कि ये पार्टी का जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, तो इस मैनिफेस्टो में वादा किया है उन्होंने कि हम जो है अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट का आवंटन करेंगे और इसके लिए कानूनी प्रावधान करेंगे। तो हम वही वादा उनको याद करा रहे हैं कि ये सरकार ने, राज्य सरकार ने जो अपने पार्टी घोषणा पत्र में वादा किया है, उस वादे को निभाते हुए हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बनाया जाए। तो इस मुहिम को आगे ले जाएं, क्योंकि समाज के जो मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे, हमें भी 30 वर्ष इस मुहिम में हो गए। तो जब हम मुद्दे की बात करते हैं, उनकी जमीन की बात करेंगे, बच्चों की स्कॉलरशिप की बात करेंगे, उनके एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, रेजिडेंशियल स्कूल की बात करेंगे, तो उन मुद्दों के साथ लोगों को संगठित होंगे और हम विचार, बाबा साहब के विचार, बुद्ध का जो धम्म है, वो जो आज सामाजिक क्रांति की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, उसकी बात भी कर सकते हैं, परंतु उन कुछ मुद्दों के साथ जोड़ना पड़ेगा जो आर्थिक हिस्सेदारी का मुद्दा है। तो मैं अंत में आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि इस मुहिम को गांव-गांव तक ले जाएं। यहाँ चंद्रा साहब बहुत समय देते हैं, आदरणीय सूर्या साहब, और यहाँ कुछ कमेटियां बनाई है। हमने अब अगले कार्यक्रम में ये कहा है कि चलो विधानसभा की ओर, तो हर विधानसभा में हम दबाव समूह के रूप में समूह बना रहे हैं ताकि लोकल एमएलए के माध्यम से हम मुख्यमंत्री के लिए मांग भेजें कि ये हमारी आर्थिक हिस्सेदारी का मुद्दा है। ये ऐसा नहीं है कि हम 10 लाख रुपए एक भवन के लिए मांग रहे हैं, गुरु रविदास मंदिर के लिए मांग रहे हैं, कबीरपंथी के लिए मांग रहे हैं। ये एक हिस्सेदारी का मुद्दा है, 10,000 करोड़ रुपए का हिस्सेदारी का सवाल है। तो इसके लिए हम बात करें, लोगों को जगाएं और इस मुहिम को आगे ले जाएं। इसी के साथ आप लोगों ने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम।